क्लास 9th फिजिक्स के इस चैप्टर में हमें गति के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें पढ़ना है विराम एवं गति। देखिए, हम अपने आसपास की वस्तुओं को या तो विराम में देखते हैं यानी रेस्ट में देखते हैं, या गति में देखते हैं यानी मोशन में देखते हैं। उदाहरण के लिए कमरे की दीवार, टेबल, पौधा, पेड़, ये जो अभी एग्जाम्पल दिए हैं वे सब अपना स्थान नहीं बदलते हैं, अर्थात ये विराम में रहते हैं। ठीक इसका उल्टा चलती हुई गाड़ी, चलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक, ये सभी समय के हिसाब से अपना स्थान बदलते रहता है। इसे गति में कहते हैं। इसी आधार पर हम गति का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति में कहते हैं या मोशन में कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है तब उसे हम गति में कहते हैं। मान लेते हैं कि अभी कोई वस्तु यहाँ पे है अभी, और 1 मिनट के बाद वस्तु यहाँ पे चला आता है, फिर अगले 1 मिनट के बाद वस्तु यहाँ पे चला आता है, फिर अगले 1 मिनट के बाद वस्तु, माने इसकी स्थिति में समय के साथ समय बदला, उसके हिसाब से उसकी स्थिति बदला। पहले यहाँ था, पोजीशन इसका यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर अगला मिनट में यहाँ आया, फिर अगला मिनट में यहाँ आया, तो ये गति में कहलाएगा। समय के साथ, ये देखिए समय के साथ धीरे धीरे चल रही है, ये गति में हुआ, इसको बोलते हैं गति में। लेकिन मान लेते हैं कि अभी यहाँ पर वस्तु है, जैसे कि मेरा कलम रखा हुआ है, अभी भी वहीं पे है, समय तो आगे बढ़ रहा है, 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड इस तरह से हो रहा है, लेकिन ये कलम यहीं पे रखा हुआ है, तो समय के साथ में इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे विराम में। तो विराम की परिभाषा इस प्रकार से हुआ, विराम यानी रेस्ट। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है, यानी रेस्ट में कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है, विराम और गति दोनों पद सापेक्ष होते हैं या अपेक्षिक होते हैं या रिलेटिव होते हैं। चलिए इसे अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, जैसे बस में बैठे हुए हैं, तो बस में बैठे हुए हैं तो यात्री जो सीट के बगल में बैठा हुआ है वह व्यक्ति दोनों एक दूसरे को अगर देखता है तो विराम में नजर आता है। लेकिन बस के बाहर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और गाड़ी चल रही है तो उस स्थिति में दोनों व्यक्ति को बस के साथ वह चलती हुई नजर आएगी। मानो देखा है कि वो गति में है, वो व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा हुआ है, सारे व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा हुआ है वह गाड़ी के साथ साथ वो भी गति में है। लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक दूसरे को देखता है तो वह उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं है, वो भी सीट पर बैठा हुआ है, वो भी सीट पर बैठा हुआ है, स्थिर है, तो वहाँ पे वो गति में नहीं है। तो एक दूसरे की अपेक्षा वो गति में नहीं है, एक दूसरे की अपेक्षा वो गति में नहीं है। गौर कीजिए इस बात को कि दोनों जब सीट पर बैठा हुआ है तो एक दूसरे की अपेक्षा वह गति में नहीं है। लेकिन जो आदमी बाहर से देख रहा है उसकी अपेक्षा बस भी गति में है और व्यक्ति जो बस में बैठा हुआ है वो भी गति में है। इसी को बोलते हैं सापेक्ष गति, ये रिलेटिव है। तो या तो विराम में हो या गति में हो, यह स्पष्ट करने के लिए ये पता करना होगा कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, किस वस्तु जिसको हमको पता करना है कि ये विराम में है या गति में है, वह तुलना करना होगा उस व्यक्ति से जो कौन व्यक्ति उसका निरीक्षण कर रहा है।
मान लेते हैं सीट पर बैठे हुए व्यक्ति सीटे पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में अगर सोच रहा है कि वो गति में है या नहीं, तो उस अवस्था में वह विराम में होगा। अगर बस के बाहर खड़े व्यक्ति जो है वो देखेगा कि यह व्यक्ति जो है विराम में है या गति में है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति के लिए चलती हुई गाड़ी में चलता हुआ व्यक्ति जो है, बैठा हुआ व्यक्ति जो है, वह गति में कहलाएगा। तो ये वह अपेक्षा सापेक्ष गति इसी को बोलते हैं कि विराम या गति दोनों पद जो है वह सापेक्ष होता है। तो इस तरह से हम समझ गए। दूसरा उदाहरण ऐसे भी ले सकते हैं कि चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बा है और उसमें आदमी बैठा हुआ है, तो रेल के पटरी पर जब गाड़ी दौड़ रही है तब प्लेटफॉर्म की अपेक्षा वो गाड़ी तो गति में है, किंतु डिब्बे के अपेक्षिक वह विराम में है, क्योंकि डिब्बा के साथ साथ वो चल रहा है और जहाँ बैठा हुआ है वहीं बैठा हुआ है। डिब्बा ना उससे दूर हो रहा है ना वह डिब्बा से दूर हो रहा है, तो डिब्बे में है। अतः जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में है, उन वस्तुओं को यह बताना आवश्यक है। विराम एवं गति की इस परिभाषा से हम देखते हैं कि विराम और गति दोनों पद जो है अपेक्षिक है। ये विराम की परिभाषा और गति की परिभाषा से देखते हैं, है ना, अपेक्षिक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भौतिक राशि, पहले तो गति के प्रकार उस समझने से पहले हम भौतिक राशि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं? देखिए, जिनका मापन किया जा सके, हम जिसे माप सकते हैं उसको बोलते हैं भौतिक राशि। अब जैसे मान लेते हैं हमें ये पढ़ा रहे हैं टेबल, जिस टेबल पर हम पढ़ा रहे हैं, चाहे जिस रूम में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस रूम का हम लंबाई को माप सकते हैं मीटर में, मीटर से नापना है। और आप जहाँ पढ़ते हो उस क्लासरूम के भी लंबाई को आप माप सकते हो, चौड़ाई को माप सकते हो, डेस्क बेंच को माप सकते हो, यहाँ तक कि पुस्तक को भी माप सकते हो कि कितना लंबा कितना चौड़ा आपका पुस्तक है, आप माप सकते हो आराम से। इसी तरह से लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, आप जो है माप सकते हो। जैसे कि कोई चीज़ जैसे चावल है, दाल है, गेहूं है, इस सब को केजी में माप सकते हैं। समय को माप सकते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरह से सेकेंड में हम जो है समय को भी माप सकते हैं। इस तरह से बल को भी माप सकते हैं, ऊर्जा को माप सकते हैं, वेग को माप सकते हैं, ताप को माप सकते हैं, विद्युत धारा को माप सकते हैं, शक्ति को माप सकते हैं, दूरी माप सकते हैं, विस्थापन माप सकते हैं, चाल माप सकते हैं, वेग माप सकते हैं, सब माप सकते हैं। आपकी मर्जी, जितना मापना हो माप लो। तो इस तरह से ये भौतिक राशियाँ कहलाते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल बोले हैं अभी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, ताप, विद्युत धारा, शक्ति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग इत्यादि, ये सारा जो है इसको हम माप सकते हैं। तो जिनका मापन किया जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ये समझ गए अच्छी तरह से। अब हम लोग पढ़ते हैं गति के प्रकार। देखिए, जब दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तब उसके पैर सिलाई मशीन के पैडल को चलाता है, उसका पहिया गोल गोल घूमता है, उसकी सुई ऊपर नीचे चलती है और कपड़ा आगे की ओर चलता है। अब देखिएगा, गौर कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गतियाँ कई प्रकार के हैं। पहला है रैखिक गति। रैखिक गति को हम लाइनियर मोशन बोलते हैं, लाइनियर मोशन या लीनियर मोशन। इसमें रैखिक गति में वस्तु सीधी रेखा पर या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालुआ जमीन पर नीचे सरकता हुआ बालक। ये रैखिक गति का उदाहरण हुआ। माने इसमें वस्तु जो है सीधी रेखा पर या वक्र रेखा पर ऊपर से सीधा नीचे की ओर चलती है। वृत्तीय गति। अब हम वृत्तीय गति समझते हैं। वृत्तीय गति में वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर चलती है, गोल गोल ऐसे ऐसे वृत्ताकार पथ पर
चलती है, ऐसे 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 ऐसे। तो अब जैसे बताते हैं, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये कहलाता है वृत्तीय गति। क्यों? सूर्य के चारों ओर गोल 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 घूमता है पृथ्वी, ऐसा ही पृथ्वी के चारों ओर गोल 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 चंद्रमा घूमता है। तो ये गोल गोल घूमने वाला जो गति हुआ, वृत्तीय गति हुआ, सर्क्युलर मोशन हुआ। अगला है दोलनी गति। यह है दोलनी गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे कि झूला है, झूलुआ को क्या करते हैं, पैर में बांध देते हैं और नीचे बैठ करके झूलते हैं। तो झूलते हैं तो एक जगह पैर में, एक जगह झूलुआ बंधा हुआ रहता है, एक निश्चित बिंदु पर होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वह उसी आगे पीछे जो है झूलता रहता है। तो ये है निश्चित बिंदु से आगे पीछे झूलने वाला गति। वैसा ही दीवाल घड़ी है, तो दीवाल घड़ी में जब पेंडुलम हो जाता है, ऐसे 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 घूमता रहता है, ऐसे 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 होता रहता है, ऐसे ऐसे पर सेकेंड। तो वो पेंडुलम की गति भी जो है दोलनी गति का ही उदाहरण है। दोलनी गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। ये एक बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे भी चलती रहती है। अब है आवर्त गति। आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन। इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों, माने निश्चित अंतराल पर दोहराती है। जैसे कि झूले की गति हुआ, सिलाई मशीन के सुई की गति हुआ, ये एक निश्चित समय अंतराल पर। और दीवाल घड़ी के जो पेंडुलम जो है उसकी गति भी आवर्त गति ही हुआ। दोलनी गति और आवर्त गति में क्या फर्क है जान लीजिए। दोलनी गति में क्या होता है कि निश्चित समय अंतराल पर नहीं दोहराएगा, कभी कुछ तेज, कभी कम, कभी तेज, कभी कम हो सकता है। लेकिन आवर्त गति में जो है एक निश्चित समय अंतराल पर खुद को दोहराता है, आगे नीचे या ऊपर नीचे एक निश्चित समय अंतराल पर होता रहता है, ये याद रखिएगा। तो ये गति का प्रकार हो गया। अब हम लोग गति का वर्णन पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। अब ये जो है ये बड़ी सावधानी से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं बढ़िया से। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं ये स्टेशन है, स्टेशन है और ये रेलवे ट्रैक है। ये रेलवे ट्रैक है जो स्टेशन से होकर के गुजर रही है। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी यहाँ पे है, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी यहाँ पर है। अब अगर कोई कहे कि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, सीधे कह दे कोई कि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या मतलब हुआ? 5 किलोमीटर दूरी मतलब कहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी, पता नहीं चलेगा कहाँ से। सवाल उठता है ना कि कहाँ से 5 किलोमीटर और किधर। तो ये कहाँ से, यानी कि अगर कोई बताता है कि स्टेशन से, कोई बताता है कि स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर रेलगाड़ी है, तो ये स्टेशन एक पॉइंट बना, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु या निर्देश बिंदु भी इसको कह सकते हैं, निर्देश बिंदु भी इसे कह सकते हैं। मूल बिंदु को कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु है ना। इसी को निर्देश बिंदु भी कहते हैं, निर्देश बिंदु, यानी इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, REFERENCE, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ये इसको मूल बिंदु या निर्देश बिंदु भी कहते हैं। ये स्टेशन एक निश्चित ले लिया कि यहाँ से 5 किलोमीटर। अब एक और बात है, अब आप सीधे कहिएगा कि स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना, कितनी दूरी पर है। साथ में हमको दिशा भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में है, पूर्व में है या पश्चिम में है। अगर
5 किलोमीटर पूरब है तो बोलना होगा स्टेशन से 5 किलोमीटर पूरब। अगर पश्चिम में है तो बोलना होगा स्टेशन से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। अब देखिए कि ये स्टेशन है तो स्टेशन मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को हम 0 से सूचित करते हैं। हाँ, और यहाँ से अगर मान लेते दाईं तरफ जा रहा है, अब दाईं तरफ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो इस तरह से ये धनात्मक दिशा में गया प्लस। अगर यही स्टेशन से पीछे जाए, पीछे माने -1 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, -3 माने दूसरी दिशा में -4 किलोमीटर इस तरह से जाए तो इसे कहेंगे ऋणात्मक, माने माइनस, ये धनात्मक हो गया। अब कोई कहे कि स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ट्रेन, तो इसका मतलब हो गया कि ये दाईं दिशा में इस तरफ है। अगर कहे कि स्टेशन से -2 किलोमीटर की दूरी पर है, तब ये हो गया ऋणात्मक दिशा में, माने इधर। यहाँ देखिए लिखा है कि सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बात कि संख्या रेखा पर, जो ये रेखा है जिस रेखा पर हमें गतिशील कण की स्थिति जाना, कण या कण माने छोटा सा टुकड़ा कण होता है, तो वो कण के बारे में हमें जानना है स्थिति किसी रेखा पर। तब क्या होगा, इस रेखा पर कोई मूल बिंदु पता होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग ट्रेन वाला उदाहरण में लिए थे, मूल बिंदु यहाँ पे जो 0 माने थे। अच्छा, उसके बाद क्या है, मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बतानी होगी, दूरी और दिशा बतानी होगी। इससे पता चलेगा कि वह किस तरफ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ये बतानी होगी। चलिए, तो ये बात जो है सिंपल सी बात था, जो गति का वर्णन में हम लोग समझ गए। मूल बिंदु क्या होता है, फिर दिशा किस ओर गाड़ी जा रही है, या कोई वस्तु या कोई कण किस ओर जा रहा है, यह पता चल जाता है, इससे दिशा का ज्ञान हो जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग जो है ट्रेन की बात कर रहे हैं, साइकिल, कार, बस, व्यक्ति, ये सब की गति पर चर्चा कर रहे हैं। ये सभी वस्तुएं कण तो नहीं है, ये तो बड़ा चीज़ है ना, कण तो बहुत छोटा होता है ना। तो यहाँ पर जो है अगर हम बहुत दूरी तय करते हैं, बहुत काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं, तब इनका आकार जो है कण की भांति मान सकते हैं, माना नगण्य मान करके जो है इसको कणे मान लेते हैं और तब इस पर विचार करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात पर विचार किया जाए। हमें पढ़ना है आगे दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, ये मेरा प्यारा घर है और ये है स्कूल, ये स्कूल है। देखिए, यहाँ से हम अपने घर से चलते हैं, ऐसे रास्ता बना हुआ है स्कूल के लिए, तो ऐसे करके यहाँ से चले, ऐसे 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 घूम के ऐसे 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 करके ये रास्ता से होकर के हम स्कूल पहुँचे। घर से स्कूल तक जब हम पहुँचते हैं तो घर से चूँकि चलना स्टार्ट किया ना, तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थान, इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं, स्थिति। अच्छा, अब जब स्कूल पहुंच गए तो ये हो गया अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में जितनी लंबाई हम तय किए हैं उस लंबाई को कहते हैं दूरी, यानी डिस्टेंस। इसलिए लिखे हुए हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये परिभाषा बन गया कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब चलिए, अब ये तो दूरी समझ गए, अब विस्थापन की बात करते हैं।
ये मान लेते हैं ऐसे तो ऐसे घूम घूम के न गए हैं, घूम घूम के गए तो बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ा है। अगर जाते हैं सीधे, अगर रास्ता होता तो कैसे जाते, ऐसे करके सीधे पहुंच जाते। बताइए, ये बहुत छोटा सा रास्ता हो गया, ये ऐसे पहुंच गए तो ये जल्दी पहुंच गए, ये सबसे छोटा रास्ता हो गया, ये सबसे छोटा रास्ता हो गया। माने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच ये सबसे छोटा जो रास्ता हुआ, इसी सबसे छोटा रास्ता को कहते हैं विस्थापन, यानी कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन के ये हम लिख दिए हैं परिभाषा, आप लिख लीजिएगा। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच अल्पमत पथ माने न्यूनतम पथ, छोटा रास्ता, इसी को कहते हैं विस्थापन। ये अथवा करके लिख दिए हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा और सुधार के लिख दिए कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क है वो समझ गए बढ़िया से, कि दूरी में दिशा का जिक्र नहीं होता है, दूरी में जो है यह टोटल टोटल तय किया गया जो ये लंबाई जो होता है रास्ता का, वो टोटल लंबाई जो है वो दूरी कहलाता है। और विस्थापन जो होता है वो दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, सरल रेखा पर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन। इसे ऐसे समझते हैं कि एक कण, मान लिया कि कोई कण है जो एक सरल रेखा पर गतिशील हो, सीधी रेखा पर गतिशील हो। मान लेते हैं कि ये एक जगह ए है, ए से कण सरल रेखा पर चल के टी समय में बी तक पहुंचा। तो ये ए से चला, ए प्रारंभिक जो है स्थिति हो गया इसका, ए प्रारंभिक स्थिति हो गया, यानी इसको बोलेंगे x1, और बी अंतिम स्थिति हो गया, इसे बोलेंगे x2। तो इसका विस्थापन होगा x2 घटाव x1, माने दूसरी स्थिति घटाव पहली स्थिति, विस्थापन s बराबर, ऐसा लिख देते हैं, विस्थापन s बराबर x2 माइनस x1। विस्थापन से हमें दो बातों का पता चलता है। पहला तो ये कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी क्या है, ये पता चलता है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी, मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी क्या है, मैंने इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। विस्थापन से एक बात पता चल गया। दूसरा ये कि प्रारंभिक स्थिति से देखने पर, प्रारंभिक स्थिति है ना, यहाँ से देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर जा रहा है, माने किस दिशा में जा रहा है, ये भी पता चलता है। प्रारंभिक स्थिति से देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर है, अर्थात किस दिशा में, ऐसे लिखते हैं, क्लियर होगा, किस दिशा में। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये सरल रेखा है, सरल रेखा है, और
ये जो है मूल बिंदु है और मूल बिंदु से यहाँ तक हम मानते हैं +1 मीटर, ये +2 मीटर, ये +3 मीटर। इधर मानते हैं -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर। मीटर में मान लिए, यहाँ लिख देते हैं मीटर। कोई कण यहाँ पे है, नाम इसका ए लिख देते हैं। कोई कण यहाँ पे है, यहाँ से चलना शुरू किया टी समय में, मैंने पहले किसी समय में यहाँ था, अब वह टी टाइम में वह यहाँ से होते हुए यहाँ चला, यहाँ तक मान लेते हैं। ए से बी तक चला गया, इसको बी मानते हैं। कोई कण पहले कहाँ था? ए पर, अब चला गया बी पर टी समय में। तब यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति क्या होगा? अब बताइए तो। पहली स्थिति में जब से कि ए से बी पर चला गया तो प्रारंभिक स्थिति क्या होगा? x1 होगा +1, या सीधा 1 लिखो ना, 1 मीटर, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। x2 कितना होगा? कितना होगा? ये 3 है ना, 3 होगा, यानी कि 3 मीटर। अच्छा, इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन को एस से सूचित करते हैं। विस्थापन कितना होगा? x2 - x1 बराबर, x2 मतलब क्या? 3 मीटर, x1 1 मीटर, घटा के आएगा 2 मीटर। विस्थापन 2 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच की न्यूनतम दूरी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण, अगर बी पर कोई कण है, बी पर कोई कण है और वह बी से चल के ए पर आया। पहले कहाँ था? बी पर, अब चल के ए पर आया। तो अब ये तो प्रारंभिक जो स्थिति बन जाएगा ना, अब बी प्रारंभिक स्थिति बन जाएगा। तो बी से ए पर आया, तब प्रारंभिक स्थिति जो है वो बी कहलाएगा, जो 3 मीटर है। और अंतिम स्थिति जो x2 होगा, सेकेंड स्थिति, वह ए हुआ। और ए कितना है? 1 मीटर। इस स्थिति में इसका विस्थापन क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही, x2 - x1 करके। x2 कितना है? 3 मीटर, सॉरी 1 मीटर, -x2 है 3 मीटर। 3 में से 1 गया तो 2 मीटर, बड़ा अंक का चिन्ह -2 मीटर। तीसरा स्थिति देखते हैं। अगर ए पर से पहले था, ए पर से बी पर गया और बी पर से पुनः ए पर वापस आ गया। पहले ए पर ही था, अब फिर किसी समय में बी से होते हुए फिर से वापस ए पर ही आ गया। तो इस स्थिति में ए से ए पर आया, तो पहली स्थिति तो ए पर है, था x1 जो है वह 1 मीटर होगा। फिर से वापस उसी पर आ गया, मैंने उसकी अंतिम स्थिति भी ए ही हुआ, जो है 1 मीटर है। ये दूसरी स्थिति में भी 1 मीटर हुआ। ऐसे परिस्थिति में ये विस्थापन क्या होगा? x2 - x1, यानी कि x2 है 1 मीटर, x1 है 1 मीटर, यानी 0 मीटर हो गया। विस्थापन हो गया 0। ए से बी तक गया और बी से पुनः ए पर वापस आ गया, तो वैसी स्थिति में विस्थापन 0 हो गया। याद रखिएगा हमेशा कि वस्तु जहाँ से चले वहीं वापस आ जाए, तब उसका विस्थापन 0 हो जाता है। दूरी में ऐसी बात नहीं है। दूरी में है, यहाँ देखिए, ए से जो है बी तक गया, अच्छा 2 मीटर की दूरी तय किया, यहाँ से फिर वापस आया तो फिर 2 मीटर दूरी तय किया, तो 2 और 2 4 मीटर हो गया। लेकिन विस्थापन ए से बी तक गया तो 2 मीटर की दूरी तय किया, फिर बी से ए पर आया तो फिर 2 मीटर का दूरी तय किया, माने वापस आ गया। 2 x1
जो है 2 हुआ, x2 भी 2 हुआ, तो 2 में से 2 गया 0, विस्थापन हो गया 0। तो विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो इतना हम समझ गए। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले? इससे यह निष्कर्ष निकाले कि यहाँ पर देखिए, पहला स्थिति में यहाँ दोनों का विस्थापन निकाले हैं तो +2 आया है। देखिए +2, तो +2 के क्या मतलब है, किधर जा रहा था तब +2 आया है। तो यहाँ देख रहे थे कि A से B की ओर जा रहा था, देखिए ना, A से B की ओर जा रहा है, A से B की ओर जा रहा था तो वह प्लस में आया है। दूसरा स्थिति में माइनस में आया है, किस ओर जा रहा था, तो दूसरा स्थिति -2 है, ये B से A की ओर जा रहा था, माने इधर से इधर जा रहा था, B से A की ओर, तो माइनस में आया है। और उसी जगह जहाँ से चला वहीं पे पहुँचा तो 0 आया। इससे पता चलता है विस्थापन आए प्लस में तो समझिए कि बाएं से दाएं की ओर, इस ओर वस्तु जा रही है। अगर माइनस में आए तो समझिए कि दाएं से बाएं की आ रही है। शून्य हो जाए तो समझिए कि वस्तु जहाँ से चली थी वापस वहीं पे पहुँच गई। ये इससे पता चलता है। कोई वस्तु, कोई कण जब सरल रेखा पर चलता है तो उसका विस्थापन की दिशा को धन या ऋण दिखा सकते हैं, धन या ऋण दिखा सकते हैं। इधर दिखाए थे ना प्लस में, इधर माइनस में दिखाए थे, तो दिखा सकते हैं। लेकिन वही कण जब वक्र रेखा पर चलता है, कर्व लाइन पर चलता है, इस तरह से कर्व लाइन पर चलता है, ऐसे चले या ऐसे चले, ऐसे चले या ऐसे चले, इस तरफ से चले, ऐसे चले, तो इस तरह से चले तो इसको हम ऋणात्मक चिन्ह से हम नहीं दिखा पाते हैं। ऐसा नहीं किया जाता है, धन या ऋण चिन्ह से नहीं दिखाया जाता है। क्यों? इसलिए कि इसका प्रारंभिक स्थिति से अनंत दिशा है। मान लें प्रारंभिक स्थिति यहाँ है, यहाँ से इधर गया, इधर भी जा सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर गया इधर, मतलब दिशाएं हमेशा चेंज होता चला गया, हमेशा चेंज होता चला गया, हमेशा अनंत दिशाएं होती है। यही वजह है कि इसे हम प्लस या माइनस में नहीं लिखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अदिश और सदिश राशियाँ।